नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर हाजिर है। इस एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर। मुख्य समाचारों को जानने के लिए साथ में लगातार बने रहिए। अब बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। विपक्षी गठबंधन इंडिया के तमाम नेताओं ने किए हैं एक जैसे दावे। जी हाँ, बड़ी तैयारी हो गई है। पूरी बिग ब्रेकिंग न्यूज आगे इस वीडियो में शामिल की गई है। साथ में बने रहिए। वहीं आप भी मानते हैं राहुल गांधी की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहली खबर की तरफ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है। क्या एक बार फिर से मशीनों में किया गया बड़ा घोटाला, देश के लोकतंत्र का बनाया गया क्या मजाक। आपको बताते चलें, करीमगंज लोकसभा सीट जो असम में आती है, वहां पे ईवीएम की हेराफेरी। जी हाँ, आपको बताते चलें, ईवीएम में कुल वोट डाले गए 11,36,538 और यहाँ पे कुल वोट जो मशीन से निकले 11,40,349। जब यहाँ पे इनका अंतर निकाला गया तो 3,811 वोट। ज्यादा कहां से आए, ये सवाल उठने लगा है। आप सभी को बताते चलें, दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर बीजेपी प्रत्याशियों ने, जिनकी संख्या 140 है, 200 से लेकर 2,000 वोटों के अंतर से मात्र जीत हासिल की है। कहीं ये वही वोट तो नहीं है जिस पर बीजेपी उम्मीदवारों को जीत प्राप्त हुई। जी हाँ, सवाल उठ रहा है कि आखिर उतने ही वोट ज्यादा क्यों हुए जितने बीजेपी प्रत्याशियों ने अंतर से चुनाव जीता है। ज्यादातर बीजेपी ने क्या ईवीएम का हेर फेर देश का लोकतंत्र का मजाक बनाया है, ये यहाँ पे सवाल भी उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर यह मामला काफी गरमाया है। सोशल मीडिया यूजर्स अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आप सभी को जानकारी के लिए बताते चलें, बीजेपी ने 240 सीटें जीती। 165 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने 200 से लेकर 2,000 के अंतर से चुनाव जीता है और मतदान प्रतिशत भी इसी अनुपात में बढ़ा है। 200 के अंतर से 7 सीटें, 500 के अंतर से 23, 1,000 वोट के अंतर से 49 सीटें बीजेपी के खाते में गई। 2,000 के अंतर से 86 सीटें बीजेपी ने जीती। वहीं आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इन्होंने खुलासा किया कि अकेले यूपी में 11 लोकसभा सीटों पर धांधली की गई। यहाँ पे जबरदस्ती डीएम द्वारा ये सीटें छीनी गई हैं। उन्होंने कहा, जब तक ईवीएम रहेगी बीजेपी को जनता चुनाव आसानी से हरा नहीं सकती है, भले ही उसका जनादेश क्यों ना हो। कुछ भी देख सकते हैं, ये सवाल उठने लगे हैं। तो दूसरी तरफ आपको बताते चलें, फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस उम्मीदवार रामनाथ सिंह सीकरवार ने वीवीपैट पर्चियों की दोबारा गिनती की मांग की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पुनर्मतगणना के लिए आगरा डीएम को पत्र लिखा है। भाजपा द्वारा कथित भारी धांधली के बीच वह करीबी अंतर से चुनाव हार गए थे। देख सकते हैं, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उनके हिसाब से पुनर्मतगणना कराने की बात कही जा रही है और अब यह मामला गर्माता जा रहा है। दोस्तों, आप सभी को बताते चलें, रायबरेली अमेठी पहुंचे राहुल गांधी, धन्यवाद यात्रा निकाली गई। अभी हाल ही में इसका ऐलान हुआ था। उसी अनुसार राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी पहुंचे थे। राहुल गांधी यहाँ पे यात्रा को संबोधित करते हुए बोले कि भाजपा अयोध्या की सीट भी हार गई, राम मंदिर बनाया, प्राण प्रतिष्ठा की गई, एक भी गरीब आदमी को आने नहीं दिया मंदिर में, आप सभी ने देखा। और अब जवाब अयोध्या की जनता ने दिया है, इन्हें सबक सिखाया। ना केवल अयोध्या, वाराणसी में भी प्रधानमंत्री बाल बाल बचे हैं। हार हो जाती इनकी। अगर मेरी बहन प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2 से 3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। वहीं आप सभी को बताते चलें, उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत को रास्ता दिखाया। राहुल गांधी यहाँ पे रायबरेली अमेठी के सभी मतदाताओं और इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं का दिल से धन्यवाद व्यक्त किया। जल्द ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी अयोध्या में भी धन्यवाद यात्रा के दौरान एक साथ नजर आएगी। विशाल रोड शो किया जाएगा और हो सकता है राम मंदिर भी जाया जाए। ये फिलहाल सूत्रों ने जानकारी दी है। वहीं कांग्रेस के थिंक टैंक और रणनीतिकारों से फीडबैक के बाद राहुल गांधी अब सीधे प्रधानमंत्री पर तीखे अटैक करने का फैसला लिया है। कांग्रेस का मानना है कि पीएम के चेहरे पर बहुमत नहीं मिला। बीजेपी को मतलब अब पीएम का पहले जैसा जलवा नहीं रहा और उनका ग्राफ गिरा है। लिहाजा अब लड़ाई को मोदी वर्सेस करने में ही सियासी फायदा रहेगा। यानी अब कांग्रेस डिफेंस नहीं, सीधे टारगेट को हिट करेगी। ये यहाँ पे ताजा बड़ी खबर निकल के आई है। दूसरी तरफ आप सभी दोस्तों को बताते चलें,
राहुल गांधी ने कड़ी मेहनत की है, उनके जैसा मेहनती और मिलनसार नेता कोई और नहीं। 2024 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के लिए याद किया जाएगा। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का बड़ा बयान आया है, राहुल गांधी का समर्थन किया है। साथ ही दोस्तों आप सभी को बताते चले, CSDS के सर्वे के अनुसार राहुल गांधी की लोकप्रियता ने यूपी में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसके चलते इंडिया गठबंधन को जबरदस्त फायदा हुआ। राहुल गांधी के यहाँ पे प्रधानमंत्री के रूप में यूपी की 36% जनता देखना चाहती थी और नरेंद्र मोदी को मात्र 32% लोग ही प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते थे। और यहाँ पे यूपी के लड़कों ने इस बार कमाल कर दिया, सोशल मीडिया यूजर्स भी तारीफ कर रहे हैं। राहुल गांधी मोदी को पीछे छोड़कर प्रधानमंत्री पद के लिए नंबर 1 पसंद बनकर उभरे हैं। देश की जनता ने राहुल पर विश्वास जताया। देख सकते हैं, भले ही बहुमत ना मिला हो, लेकिन राहुल गांधी की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा स्पीकर पद पे अब भी यहाँ पे एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। लोकसभा स्पीकर पद के लिए एक बीच का रास्ता निकालने की कवायद शुरू की गई है। भाजपा की आंध्र प्रदेश अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी का नाम अब सामने निकल के आ रहा है। पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी की बहन है, मतलब नायडू के स्टेट से भी हो गई और उनकी मांग भी पूरी हो गई। अप्रत्यक्ष तौर पे बताते चले, टीडीपी की ये मांग बीजेपी पूरी कर रही है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पे सीधे सीधे टीडीपी के किसी भी नेता को स्पीकर नहीं बनाना चाहती है बीजेपी। भले ही यहाँ पे आपको बताते चले इनका कोई भी संबंध हो, इनके पत्नी की बहन हो, लेकिन ये हैं तो आखिर भाजपा के ही नेता, वो भी आंध्र प्रदेश अध्यक्ष, जिसके चलते यहाँ पे टकराव की स्थिति टीडीपी और बीजेपी में देखने को मिल सकती है। टीडीपी अड़ी है कि स्पीकर पद उसे चाहिए और एनडीए में संयोजक का पद भी, जिस पर फिलहाल अभी तक बीजेपी राजी होती नहीं दिख रही है, जिसके बाद घमासान और बढ़ने के आसार हैं। अभी तक कोई खास मंत्रालय एनडीए के सहयोगी दलों में नहीं दिया गया। ठीक उसी प्रकार के मंत्रालय मोदी सरकार 2 में थे, 3 में भी देखने को मिल रहे हैं। 1-2 चेहरों का बदलाव हुआ है मात्र। गृह, वित्त, रक्षा आदि और सड़क परिवहन, शिक्षा मंत्रालय आदि उन्हीं नेताओं के पास है जिनके पास पहले थे। जी हाँ, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जो शानदार प्रदर्शन किया है, उसके बाद अखिलेश यादव का उत्साह देखते ही बन रहा है। उन्होंने कहा कि तथाकथित एनडीए सरकार के मंत्रालयों की घोषणा हुई। इस घोषणा में एनडीए के घटक दलों को कोई अच्छा मंत्रालय नहीं मिला। एनडीए के घटक दलों को केवल झुंझुना मंत्रालय दे दिया गया। इस बात की आशंका हमें पहले से ही थी। भाजपा सरकार अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, बहुत जल्द इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, ये बात अखिलेश यादव ने कही है। आज की सभी बड़ी खबरें थी आप तक पहुंचाई। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।